हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। 2014 में टोटल 28,13,503 अमेरिकन मरे थे, जिसमें से 4,000 से भी कम लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ 8 मिलियन से ज्यादा थी। उन लोगों में से ही एक थे रोनाल्ड रीड। उनकी मृत्यु 92 साल की उम्र में 2014 में हुई और वो अचानक से ही इंटरनेशनल हेडलाइन बन गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोनाल्ड जेम्स रीड एक चौकीदार और केयर टेकर थे एक गैस स्टेशन में। जब वो मरे तो पता चला कि उनकी नेटवर्थ 8 मिलियन है। उन्होंने एक बिल बनाई थी जिसके अनुसार उन्होंने 2 मिलियन अपने स्टेप किड्स को दिए और 6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को, और इस तरह वो फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। आपको ये चीज अटपटी नहीं लगी कि एक चौकीदार की नेटवर्थ 8 मिलियन कैसे हो गई? आखिर ये कैसे हुआ? आपको ये पहले ही बता दूं कि कोई लॉटरी का कमाल नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिंग का कमाल था। वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। उन्होंने बहुत सेविंग की थी और जो भी वो सेव करते थे ना, उसे वो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। उसके बाद उन्होंने सालों वेट किया और ये टाइनी सेविंग कंपाउंड होकर 8 मिलियन बन गई, और इस तरह वो एक मामूली चौकीदार से एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। रोनाल्ड रीड के मरने से कुछ महीने पहले रिचर्ड फुस्कॉन काफी न्यूज में थे। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट थे जिन्होंने MBA किया था। उनके पास काफी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज थी। उन्होंने मिड 2000 में काफी हैवी अमाउंट बोरो किया ताकि ग्रीनविच में एक घर ले सके। उस घर में 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 पूल और 7 गैराज थे। वो एक लग्जूरियस हाउस था जिसके हर महीने सिर्फ मेंटेनेंस में $90,000 खर्च होते थे। उसके बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने सबको हिला कर रख दिया, पर फुस्कॉन को तो बर्बाद ही कर दिया। उसके कर्जों ने उसे बैंकरप्ट बना दिया। क्या आपने नोट किया कि रोनाल्ड रीड के पास कोई खास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी? वो बस एक हाई स्कूल ग्रेजुएट थे, पर उनके पास पेशेंस थी। जबकि रिचर्ड ने MBA किया था, पर वो इम्पेशेंस और ग्रीडी किस्म के इंसान थे। सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमें लगता है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक हार्ड साइंस है, पर असल में ये एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें आपकी पैसों के बारे में नॉलेज से ज्यादा ये मैटर करता है कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और इसी सॉफ्ट स्किल को कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। चलिए अब इस बुक के कुछ लेसन्स को भी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट लेसन कहता है, नो वंस क्रेजी। आपको पता है एवरेज अमेरिकन लगभग $86 पर मंथ सिर्फ लॉटरी टिकट्स पर खर्चा करता है। हो सकता है आपको ये पागलपन लग रहा हो, पर सच तो ये है कोई भी पागल नहीं है, खास तौर पर पैसों को लेकर। एक्चुअली बात ये है ना कि लोग डिफरेंट जनरेशन से होते हैं, जिनको डिफरेंट पेरेंट्स ने पाला है, जिन्होंने डिफरेंट इकोनॉमीज में जन्म लिया है। हर एक के यहाँ पर अपने यूनिक एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उनके पैसों को लेकर डिसीजंस अलग होते हैं। हो सकता है जो चीज आपको पागलपन या बकवास लग रही हो ना, वो मुझे काम की लगे। सेकंड लेसन बात करता है लक एंड रिस्क के बारे में। लक और रिस्क सिबलिंग की तरह हैं। जैसे आप ना बिल गेट्स का एग्जांपल देख लीजिए। बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई एक ऐसे हाई स्कूल से की जो केवल एकमात्र हाई स्कूल था वर्ल्ड का उस टाइम पे जिसे कंप्यूटर मिला था। उस स्कूल का नाम था लेक्साइड स्कूल, जो सिएटल शहर में था। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। 1968 में 303 मिलियन हाई स्कूल जाने लायक बच्चे थे UN के अनुसार, जिसमें से लगभग 18 मिलियन बच्चे US में रहते थे, जिसमें 2,70,000 बच्चे वॉशिंगटन स्टेट में और उसमें भी 1 लाख बच्चे सिएटल एरिया में। उसमें 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक्साइड स्कूल अटेंड किया करते थे, यानी कि 1 मिलियन में कोई एक बच्चा ऐसा था जिसे कंप्यूटर का एक्सेस मिला था, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। आपको पता है उसी लेक्साइड स्कूल में एक और लड़का पढ़ता था जिसका नाम था केंट इवेंस। वो भी बिल गेट्स और पॉल एलन की तरह कंप्यूटर में काफी स्किल्ड था। अगर आज वो जिंदा होता ना, तो हो सकता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का एक फाउंडिंग पार्टनर होता, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में। US में हर साल 3,000 लोगों की मौत होती है माउंटेनियरिंग के दौरान, यानी कि 1 मिलियन में कोई एक बच्चा ही होता है हाई स्कूल एज वाला जिसकी माउंटेनियरिंग के दौरान डेथ हो जाती है, और इस बार ये बच्चा बना केंट इवेंस। आपने कुछ नोटिस किया? बिल गेट्स के लिए 1 मिलियन में एक वाला लक फैक्टर ही काम आया जिसने उन्हें आज इतना कुछ अचीव करवा दिया, जबकि केंट इवेंस के लिए यही फैक्टर उनकी मौत का कारण बन गया। 2 लोगों के लिए सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम किया। लक और रिस्क दोनों ही कड़वी सच्चाई हैं। आपके आउटकम सिर्फ आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि कुछ और फोर्सेस भी हैं जो इस आउटकम को अफेक्ट करती हैं। थर्ड लेसन कहता है नेवर इनफ। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और वो टीनेज में ही अनाथ हो गए, पर इसके बावजूद उन्होंने काफी सफलता हासिल की। अपने मिड 40s में वो दुनिया के सबसे नामी कंसल्टिंग फर्म में CEO बन गए।
उन्होंने बिल गेट्स के साथ भी काम किया। इतनी सारी सफलता के साथ उन्होंने काफी पैसे भी कमाए। 2008 में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। इतने पैसों से वो जो चाहे वो कर सकते थे, पर वो मिलियनियर नहीं बल्कि बिलियनियर बनना चाहते थे और धीरे धीरे उन्होंने इसे अपनी जिद बना लिया। वो बिलियनियर बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। गुप्ता गोल्डमैन के बोर्ड मेंबर में थे, तो जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वॉरेन बफेट ने इसे बचाने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। इससे साफ हो गया था कि जल्दी इनके स्टॉक के रेट बढ़ने वाले हैं। चूंकि गुप्ता बोर्ड मेंबर में थे, उन्हें ये न्यूज पब्लिक से पहले पता चली। उन्होंने राजरत्नम को कॉल किया, जो एक फंड मैनेजर थे, जिसने इमीडिएटली 1,75,000 शेयर खरीद लिए गोल्डमैन सैक्स के। और जैसे ही बफेट और गोल्डमैन की डील पब्लिकली अनाउंस हुई, राजरत्नम ने कुछ ही घंटों में $1 बिलियन बना लिए। इस इनसाइडर टिप की वजह से बाद में दोनों को ही जेल हो गई और दोनों का रेपुटेशन और कैरियर बर्बाद हो गया। आपको लग रहा होगा कि इस इनफ के आइडिया के कारण तो आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खो दोगे और शायद अपना पूरा पोटेंशियल भी ना दिखा पाओ, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से इस आइडिया को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि जो चीज आपके पास नहीं है, उन चीजों के लिए उस चीज को रिस्क में डालना जो अभी आपके पास है और वैल्यूएबल है, जैसे रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड, ये एक रॉन्ग डिसीजन है। आपको लाइफ में एक पॉइंट पर जाकर संतुष्टि रखनी होगी और लोगों से खुद को कंपेयर करना बंद करना होगा। जो आपके पास है उस पर खुश रहना होगा। फोर्थ लेसन कहता है कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। 2000 से ज्यादा किताबें सिर्फ इस चीज पर लिखी गई हैं कि कैसे वॉरेन बफेट ने इतना सारा वेल्थ बनाया। ज्यादातर बुक्स काफी अच्छी हैं, पर उनमें से कुछ ही बुक्स ऐसी हैं जो इस बात पर जोर देती हैं कि वॉरेन बफेट इतने पैसे वाले सिर्फ इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि वो बचपन से ही एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, इसीलिए इतने वेल्दी हैं। मानती हूँ वो इन्वेस्टिंग में काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, पर उनकी वेल्थ या सक्सेस का राज एक्चुअली टाइम है और इसी प्रिंसिपल पर कंपाउंडिंग भी काम करती है। वॉरेन बफेट रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, पर वो ग्रेटेस्ट नहीं है। अगर एवरेज एनुअल रिटर्न्स को देखा जाए तो वॉरेन बफेट की एवरेज एनुअल रिटर्न सिर्फ 22% है, जबकि जिम साइमंस की 66%, यानी कि वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा। तब भी साइमंस की नेटवर्थ सिर्फ $21 बिलियन है, जो 75% कम है वॉरेन बफेट से। तो अगर साइमन इतने ही बेटर इन्वेस्टर हैं तो ये डिफरेंस आखिर है क्यों? क्योंकि साइमन ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की, जबकि वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इसी टाइम डिफरेंस की वजह से कंपाउंडिंग ने अपना कमाल दिखाया है, जैसे उसने जेम्स रीड के केस में दिखाया था। फिफ्थ लेसन कहता है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जैसे लिवरमोर अपने समय के महान स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे, वो उस टाइम पर प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए जब ज्यादातर लोग इस फील्ड के बारे में जानते तक नहीं थे। 30 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन हो गई। अक्टूबर 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, पर इसमें उनको बहुत फायदा हो गया क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट के गिरने पर ही बेटिंग की थी। उन्होंने बस एक ही दिन में $3 बिलियन बनाए। उस टाइम जब स्टॉक मार्केट का सबसे बुरा दौर चल रहा था, उन्होंने अपना नाम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जर्मनेस्की, जो कि एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920s में अपनी वेल्थ बनाई, उन्होंने 1929 में स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने पर बेटिंग की और इसी के साथ अपना सब कुछ गवा दिया। बाद में इसी गम में उन्होंने अपनी जान ले ली। 1929 में इतना सारा वेल्थ बनाने के बाद लिवरमोर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर बड़े बड़े बेट्स लगाने लगे। धीरे धीरे उनका कर्ज बढ़ता गया और वो अपना सब कुछ स्टॉक मार्केट में गवा बैठे। बाद में उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इन दोनों स्टोरी से आप ये समझ सकते हैं कि पैसा कमाना अलग बात है और लंबे समय तक अमीर रहना अलग। आप पैसे तो कमा लोगे, पर उस पैसे को रखने के लिए बहुत ज्यादा संयम की जरूरत होती है। सिक्स्थ लेसन कहता है फ्रीडम। पैसे का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि ये आपको आजादी देता है। आप अपने लाइफ, अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप सुबह उठे ना, तो आप खुद से ये बात कह सकते हैं कि मैं आज जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे, ना कोई टाइम बाउंडेशन है। आप कह सकते हैं कि आप बेसिकली पैसों से टाइम खरीदते हैं खुद के लिए, उन कामों को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, जैसे फैमिली या फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, हर वो काम करना जो आपको पसंद है। सेवेंथ लेसन कहता है वेल्थ इज नॉट वॉट यू सी। पैसे को सिर्फ इसलिए खर्च करना ताकि लोग आपकी इज्जत करें, सोसाइटी में आपका नाम हो, ये बेस्ट और फास्टेस्ट तरीका है अपने पैसों को खुद कम करने का। हम कितनी आसानी से किसी के कार, बंगलों को देखकर जज कर लेते हैं कि आदमी पक्का रिच होगा, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन हमारी आंखों के सामने है।
हम उसकी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी, लोन, स्ट्रेस ये सब को नहीं देख पा रहे हैं। और जो हमें दिखता है ना, उसी से हम उसकी फाइनेंशियल सक्सेस का अनुमान लगाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। जरूरी नहीं कि जो हमें दिख रहा हो वो सच ही हो। वेल्थ तो वो है जो आपको फ्रीडम देती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, अपनी लाइफ को अपने शर्तों पर जीने की, अपने पसंद का काम करने की। अब लास्ट में मैं आपको सारे पॉइंट समराइज करवा देती हूँ ताकि लास्ट तक आपको याद रह जाए। फर्स्ट पॉइंट कहता है ना कि पैसों को लेकर कोई भी पागल नहीं है, बल्कि हर एक का अपना नजरिया है चीजों को देखने का। सेकेंड पॉइंट कहता है ना कि अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स के अलावा लक और रिस्क दो ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं जो आपके आउटकम्स को अफेक्ट करती है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट कहता है लाइफ में संतुष्टि भी जरूरी है, वरना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे उन चीजों से जो आपके पास अभी हैं, और हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहोगे जो आपके पास नहीं है, और ऐसे भागते रहने से आप हमेशा दुखी ही रहोगे। फोर्थ पॉइंट कहता है जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें ताकि कंपाउंडिंग आपके ऊपर भी काम करे। फिफ्थ पॉइंट कहता है पैसे कमाना तो इजी है, ये तो आप लॉटरी से भी कमा लोगे, लेकिन उस पैसे को लंबे समय तक बरकरार रखना यानी अमीर रह पाना ये हार्ड है। सिक्स्थ पॉइंट कहता है पैसे से जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज आप खरीद सकते हैं वो है फ्रीडम, यानी कि अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीने की आजादी बिना किसी रोक टोक के। सेवेंथ पॉइंट कहता है सोसाइटी में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपने वेल्थ का शो ऑफ करना सबसे बुरा है। हमने आपको ये सारी बातें एक बुक से बताई हैं जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। ये किताब सितंबर 2020 में पब्लिश हुई। इस किताब का सार अगर मैं 2 लाइनों में कहूँ तो कह सकते हैं कि पैसे के साथ आपका बिहेवियर कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात से कि आप पैसे के बारे में क्या जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।